चलन इन्फिनिटी क्लासेस। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, बट हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 12 को आधा ही किया था, आधा आपके लिए छोड़ा गया था। आज हम उसको, आपका जो सेकंड पार्ट जो मैंने छोड़ा था उसको आज कंप्लीट करते हैं। आप अपने क्वेश्चन से मैच कर लेना। आई होप सबने ठीक किया होगा। सो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन देखिए जी, हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस को प्रूव कर चुके थे हम इसको। नाउ हम बात करते हैं, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। हमने 3 राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपका, जिसका एक एंगल क्या होता है जी 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का होता है। मान लो आपने ये आपका T1, ये जो आपका पूरा एंगल है, जो आपका पूरा ट्राइंगल, इसका नाम है T1। क्लियर। उसकी साइड्स क्या हैं 3, 4, 5। हमेशा ध्यान रखना कि जो 5, जो सबसे बड़ी साइड होगी ना, वो होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ये जो आपकी ये टेढ़ी लाइन है ना, ये इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहां पे लिख देता हूं इसका। ये देखिए जी, ये तो है आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेनस, ठीक है जी। और ये है आपका परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बेस के साथ। क्लियर। अगर आप इसको बेस लेते हैं परपेंडिकुलर को, तो आपका फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस आपकी एज इट इज रहेगी। क्लियर। सो सबसे जो लंबी लेंथ होती है वो हाइपोटेनस की होती है इन तीनों में से। तो हम बात करते हैं, हम इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। मान लो बेस लिखा हमने 3, इसको लिखा हमने 4 और ये है 5। ये 3 साइड दी गई हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। एंड एक कोई T2 है जो कि आपका किस टाइप से है, वो भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, जिसकी साइड्स क्या 5, 12 एंड 13। तो मैंने लिया 5 बेस, 12 परपेंडिकुलर और 13 आपको हाइपोटेनस लेनी ही लेनी है। एंड T3 भी a triangle also which is right angle triangle. Now we have the sides 6, 8 and 10। यहां तक क्लियर है जी। आपको एक T1, T2, T3 तीन आपको ट्राइंगल दिए गए हैं, जिनकी आपको साइड्स के रेशियो, सॉरी, जो आपको साइड्स हैं वो भी आपको गिवन है कि आपकी साइड्स इतने इतने यूनिट है। मान लो बेस आपका 3 यूनिट है, 4 यूनिट आपकी परपेंडिकुलर हो गया, 5 यूनिट आपका, जैसे कि T1 में बात कर रहे हैं, तो 5 यूनिट आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ऐसे ही इसने बोला चेक करना है विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। हमें बात करनी है कि T1, T2 रिलेट होगा या T1, T3 रिलेट होगा या T2, T3 रिलेट करेगा आपस में। और रिलेट कब करेंगे, रिलेशन हमें गिवन है क्या कि अगर आपका कोई रिलेशन T1, T2 में है तो T1 इज सिमिलर टू T2। T1 को सिमिलर होना पड़ेगा T2 के, तभी वो आपका रिलेशन R में जाएगा। सो बात करते हैं जी, पहले हम बात कर लेते हैं T1, T2 के बारे में। T1, T2 बिलोंग्स टू R। अगर T1, T2 आपका R के अंदर है तो इसका मतलब ये सिमिलर होंगे, इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T2। यही तो बात करनी चाहिए हमको भाई। अगर T1, T2 R के अंदर है तो T1 सिमिलर है। चेक कर लेते हैं सिमिलर है या फिर नहीं है। जो हमने ये सिमिलर का साइन लगाया ये सही बात है या फिर गलत बात है। तो T1, T2 देखिए जी आप, सिमिलर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कोरस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं ना, वो हमेशा इक्वल होते हैं। कोरस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। कोरस्पोंडिंग साइड मतलब इसका भी बेस उठाना है, इसका भी बेस उठाना है, इसका भी परपेंडिकुलर उठाना है, इसका भी परपेंडिकुलर उठाना है, तो इनके जो रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं। देखिए, सो मैंने कहा पहले बेस उठा लेते हैं T1, T2 का। 3/5 इक्वल टू होना चाहिए 4/12 इक्वल टू होना चाहिए 5/13। तो इंप्लाइज दैट क्या है आपका 3/5 इक्वल टू 2 इसको बोलिए 1/3। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 इक्वल टू 5/13। क्या कोई भी नंबर एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, ना ये इक्वल है ना ही ये इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि T1 इज नॉट सिमिलर टू T2। आपका ये सिमिलर नहीं होगा।
तो इंप्लाइज दैट T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2। इसका मतलब है T1 T2 आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं जी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं ऐसे ही T1 एंड T3 के बारे में। अगर वो R के अंदर है तो इंप्लाइज क्या होगा कि T1 सिमिलर होगा T3 के। क्लियर। अगर ये सिमिलर हैं तो फिर से वही कोरस्पोंडिंग साइड जो रेशोज हैं वो अगर इक्वल आ रहे हैं तो आपके सिमिलर होगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं, देखिए T1 ले लीजिए जी 3/3 क्या आएगा 6, दोनों का बेस उठा लिया, दोनों का परपेंडिकुलर उठाते हैं 4 और 8, 4/8 इक्वल्स टू थर्ड देखिए जी 5/ क्या आएगा 10, क्योंकि दोनों हाइपोटेन्यूज उठानी है 5/10। तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा 3/6 क्या होगा 1/2 इक्वल्स टू 4/2, 4/8 क्या है भी 1/2 और 5/10 भी 1/2। क्लियर है जी, तीनों बात बराबर आ रही है ना। तो इंप्लाइज दैट T1 इज सिमिलर टू T3। इसने बोला कि T1 और T3 आपस में सिमिलर हैं, तो वो कहां जाएंगे R में जाएंगे। तो उसका मतलब क्या है T1 इज रिलेटेड टू T2। T1 इज रिलेटेड टू T2, सॉरी T3। T1 क्या है आपका रिलेट कर रहा है T3 से। क्लियर है जी। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अब देखिए जी वर्बली बताता हूं आपको किसकी बात कर लेते हैं हम बात करते हैं हमारे T2 और T3 का रिलेशन, वही तो बाकी है ना आपका, बस T2 और T3 का रिलेशन। देखिए T2 ये है आपका, ये है आपका T2, ये है आपका T3। क्लियर। रेशोज देख लीजिए आप, थोड़ा रफली देख लीजिए रेशोज। यहां बताता हूं आपको, थोड़ा रफली देखना। 12 क्या आएगा, अगर मैं पहले बेस उठाता हूं 5/6, क्या इक्वल होगा किसके 12/8 के, हो सकता है कभी नहीं। तो इसका मतलब क्या है T2 नॉट सिमिलर टू T3। बात क्लियर हुई जितनी, पता चला कि कैसे रिलेट करते हैं। जो आगे जो इसका ये नेक्स्ट पार्ट था इसको कैसे करना था, आई होप सबने ऐसे ही किया होगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। इसने कहा शो द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं पहले, पॉलीगॉन्स आपके वो ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मोर देन 2 साइड्स होती हैं। क्लियर। जो भी आपका, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए कि आपका ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसकी जो उसमें साइड्स होती हैं तो वो साइड्स उसको क्लोज कर्व बनाती है। क्लोज कर्व का मतलब माना मैंने दो साइड ली है, मैंने दो साइड ले ली तो मैंने ऐसे वी बना सकता हूं, बट एक थर्ड साइड चाहिए इसको क्लोज करने के लिए। सो पॉलीगॉन आपका 3 साइड से स्टार्ट होता है, 3, फिर 4 साइड का पॉलीगॉन लेते हैं तो वो होता है स्क्वायर आपका, फिर 5 का लेते हैं तो पेंटागोन, पॉलीगॉन पेंटागोन, फिर 6 साइड का लेते हैं तो आपका क्या बन जाता है हेक्सागोन। ठीक है, ये आपके क्या होता है पॉलीगॉन। तो इसका मतलब क्या है, इसने कहा जो सेट ए है ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, सभी पॉलीगॉन्स है, मतलब कि उसमें ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, आपके हेक्सागोनल भी है, आपके पेंटागोनल भी है, सभी हैं। जितने भी आज तक पॉलीगॉन बन सकते हैं वो सभी सेट ए के अंदर है। नाउ आर को रिलेशन से डिफाइन किया है P1 P2 होगा एंड P1 P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर। रिलेशन में वो जाएगा जिसके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, मतलब कि अगर 3 साइड्स हैं, अगर P1 के पास 3 साइड्स है तो P2 के पास भी 3 साइड्स ही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर P1 ट्राइंगल है तो P2 भी ट्राइंगल होगा, P1 स्क्वायर है तो P2 भी स्क्वायर होगा, P1 आपका पेंटागोन है तो आपका ये भी P2 भी पेंटागोनल होगा। क्लियर। जब P1 P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स तो इसका मतलब उसका नाम भी तो सेम होगा भाई। क्लियर है। सो देखते हैं, बात करते हैं हम सॉल्यूशन के बारे में। हमें प्रूव क्या करना है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम
रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव मैंने कहा लेट P बिलोंग्स टू A, कोई भी एक P है, मतलब क्या कोई पॉलीगोन है A में बिलोंग कर रहा है। क्लियर, हमने उठा लिया कोई एक पॉलीगोन है जो कि A के अंदर बिलोंग कर रहा है। एंड P बिलोंग्स टू R, P कहां जा रहा है आपका? R के अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैंने P उठाया, P मान लीजिए मैंने स्क्वायर उठाया, P मैंने एक स्क्वायर उठाया, तो जो सेकंड होगा P वो भी तो स्क्वायर ही होगा। तो नंबर ऑफ साइड दोनों में सेम होगी या नहीं होगी? अगर मैंने P, कोई एक स्क्वायर का नाम P है, कोई एक स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर बना दीजिए, उसका नाम P है। क्लियर, अगर उसका नाम P है तो मैंने दूसरा P उठाया तो वो भी तो स्क्वायर ही आएगा जी, है ना? तो वो भी स्क्वायर ही आएगा, तो इसका मतलब वो आप कहां जाएगा? R के अंदर जाएगा। तो इंप्लाइज दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपको क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्री क्या कहता है जी? सिमेट्री के लिए देखिए, मैंने कहा लेट P1 P2 कोई आपके R के अंदर है। अगर P1 P2 R के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा? P1 एंड P2, ये एंड है जी, हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 P2 के पास क्या है? सेम नंबर ऑफ साइड्स है। P1 के पास मान लो 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो P2 के पास भी 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों के ऊपर 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं, मैंने प्लेस चेंज कर दिया, तो क्या नंबर ऑफ साइड्स बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी? ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। मान लीजिए आपने 2 पेजेस लिए, जो पेजेस होता है आपके, जो पेज होते हैं एक रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, उसके पास भी 4 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। क्लियर, मान लीजिए जैसे मैं ये लेता हूं एग्जांपल, ये देखिए, ये है आपका एक पाउच है, वैसे तो ये क्या है आपका? P1 है। क्लियर, और सेकंड में आपका कोई एक फोन उठा लेता हूं, कोई मान लो मोबाइल लिया, उसके पास भी क्या है? वो भी एक रेक्टेंगल शेप में है, तो सेम नंबर ऑफ साइड है, तो दोनों कहां गए आपके? रिलेशन R में। बट मैंने क्या किया? मैंने ये तो पहले पाउच उठाया था, अब मैंने पहले मोबाइल फोन उठा लिया कोई। अगर मैंने कोई मोबाइल फोन उठाया, मोबाइल फोन, और फिर ये पाउच उठाया, तो जब भी तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे? सेम होंगे। देख लीजिए, इसमें 1 2 3 एंड 4, आपके पास क्या है? 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं। ऐसे ही मोबाइल फोन में भी क्या होती है? मान लीजिए इस टाइप से होता है, 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं। बट मैं मोबाइल पहले उठाऊं या ये पाउच पहले उठाऊं, दोनों में रहेगी नंबर ऑफ साइड्स सेम ही। क्लियर, सो इंप्लाइज दैट P2 P1 also belongs to R, implies that P2 and P1 has same number of sides, इसके पास भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ये सिमेट्रिक हुआ। इट इज सिमेट्रिक, ये आपका क्या है जी? सिमेट्रिक होगा। क्लियर, बात करते हैं ट्रांजिटिविटी के बारे में, ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। अब देखिए जी, मैंने कहा लेट, ट्रांजिटिव के लिए मैंने कहा P1 और P2 बिलोंग्स कर रहे हैं R में, एंड P2 P3 बिलोंग्स कर रहे हैं R में। इसका मतलब क्या होगा? P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, और P2 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। इतना बात तो समझ रहे हैं ना अभी तक? अगर वो R के अंदर है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब देखिए जी, मैंने कहा P1 के अंदर 4 साइड्स हैं, तो इसका मतलब P2 के अंदर भी 4 साइड्स होंगी। जब P2 के अंदर यहाँ पे 4 साइड्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो P2 के अंदर 4 साइड्स ही होंगी। अब इसने बोला P1 P2 के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो इसमें 4 हो गया। इसने कहा P2 P3 के नंबर सेम ऑफ साइड्स हैं, है ना? जो नंबर ऑफ साइड्स क्या है? सेम है P2 P3 में भी। अगर P2 के पास 4 नंबर ऑफ साइड्स हैं और P2 P3 के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो P3 के पास भी क्या होगी? 4 होगी। तो इंप्लाइज दैट, अगर मैं बात करने लगूं P1 और P3 के लिए, P1 और P3 में भी कितनी साइड्स हैं? इसमें 4 थी, इसमें भी 4 ही निकली। तो इंप्लाइज दैट P1 और P3 बिलोंग्स करते हैं R के अंदर, सो इट इज ट्रांजिटिव।
ये आपका क्या हुआ जी, ट्रांजिटिव हो गया है। क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसने, व्हाट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल। रिलेटेड कहां है, राइट एंगल ट्राइंगल से है, विद साइड 3 4 एंड 5। उसकी साइड क्या है, 3 4 एंड 5 होंगे। भाई अब इसने कहा राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया। देखिए इसने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कहा कि हमें ऐसा सेट निकालना है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के से रिलेट कर रहा है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल उसने साइड भी दे दी, साइड इसने ना आपको थोड़ा बहकाने के लिए दी है, 3 4 एंड 5। हमें साइड की से तो मतलब ही नहीं है जी, हमें तो नंबर ऑफ साइड्स काउंट करनी है। हमें तो नंबर ऑफ साइड 1 2 और 3, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है। उसकी लेंथ कितनी है, उनकी यूनिट्स में कितने हैं, 3 4 5 है, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पॉलीगॉन के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसने बोला कि हमें वो एलिमेंट्स का सेट निकालना है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करे। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में उठाता हूं तो राइट एंगल ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 3 नंबर ऑफ साइड्स हैं। और ये रिलेट करेगा किससे, जिसके पास 3 नंबर ऑफ साइड्स होंगे उसी से ही रिलेट करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिलेशन हमें चीख चीख के कह रहा है कि आर हमारा वो रिलेशन है जो कि P1 P2 टाइप के एलिमेंट होंगे और P1 P2 के अंदर नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी। सो इसने दिया हमें कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल मिलते, ट्राइंगल का मतलब 3 नंबर ऑफ साइड्स, उसके अंदर 3 नंबर ऑफ साइड, तभी उसको ट्राई एंगल बोला है। ट्राई का मतलब 3, एंगल मतलब 3 एंगल बना रही है साइड्स। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, ये 1 2 और ये 3 एंगल बनाए हैं। क्लियर। सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएगी, 3 रहेगी, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल रहे या वो दुनिया कोई भी ट्राइंगल रहे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल कितनी है, 3। और ये रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट करेगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, 3। तो नंबर ऑफ साइड्स 3 वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही नहीं, वो कोई भी ट्राइंगल उठा लीजिए आप, सब में ही होगी। तो इसका मतलब जो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया साइन, इज रिलेटेड टू ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है जी। क्यों क्यों रिलेट क्यों करेगा, क्योंकि आपका जो भी राइट एंगल ट्राइंगल इसने बहकाने के लिए दे दिया आपको, इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स तो 3 ही हैं। और दुनिया का आप कोई भी ट्राइंगल उठा लीजिए, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे आपको वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे वो आपका स्केलन ट्राइंगल हो। क्लियर है जी। कोई भी ट्राइंगल उठा लीजिए दुनिया का, नंबर ऑफ साइड्स हमेशा 3 ही रहेगी। तो दुनिया का हर एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। क्लियर है जी। तो सेट में क्या आएगा, जो सेट इसने कहा ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू, आपको सेट बताना है तो सेट क्या आएगा आपको, कोई मान लो आपने सेट बनाया इसको बी, सेट के अंदर क्या आएंगे, ऑल ट्राइंगल्स, है ना जी। अगर आप इसमें से कोई भी एक चूज कर ले ट्राइंगल तो उसके नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 3 है, वो राइट एंगल ट्राइंगल्स के रिलेशन में जाएगा। क्लियर हुआ होगा यहां तक। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, टेलीग्राम लिंक आपको हर लेक्चर में दिया जा रहा है, बट अब तक कोई भी एक उस पर रिप्लाई नहीं आया, कोई भी कमेंट नहीं आया है। सो प्लीज बच्चों, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है अगर उसको यूजफुल लग रही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट कीजिए, डाउट्स पूछिए, तभी मुझको भी थोड़ा और हौसला मिलेगा वीडियोस बनाने का ना। समझ रहे हैं ना आप लोग बात। सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता जी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये बोल रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस, एल क्या है, सेट ऑफ लाइंस है इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या होता है पहले जी, ये देख लीजिए समझ लीजिए, ये होता है आपका एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है, ये वाई है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये आपका वाई डैश होता है। क्लियर। ये आपका पूरा क्या है, एक्स वाई प्लेन, इसमें जो भी लाइन बनेगी वो एक्स वाई प्लेन में होगी। आर कोई रिलेशन है इन अ लाइन डिफाइंड एज द L1 इज पैरेलल टू L2।
पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जैसे कि ट्रेन की पटरियां, जो जो रेलवे ट्रैक होता है ना, वो हमेशा पैरेलल लाइन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो आपने देखा भी है। रेलवे ट्रैक कभी भी आपस में नहीं मिलता। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आपस में बराबर बराबर तो चलेगी एक दूसरे के साथ, तो पूरा कंपटीशन रहेगा साथ चलने का, बट कभी भी आपस में ऐसे जाके टकराएंगी नहीं, है ना। सो जो बिल्कुल सेम डिस्टेंस से चले उसको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। जो लाइंस आपकी बिल्कुल सेम डिस्टेंस चले, बराबर बराबर चले, तो होती है आपकी पैरेलल लाइंस। क्लियर? जैसे रेलवे ट्रैक सेम सेम चलता रहता है, हमेशा बराबर बराबर चलती है रेलवे ट्रैक। क्लियर? तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है हमारा। सॉल्यूशन देखिए जी, हमें शो करना है R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन हमारा क्या है? सेट ऑफ लाइंस है जो कि क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। मैंने कहा लेट, रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करनी पड़ेगी, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो मस्ट है। नाउ लेट, मैंने कोई L लाइन ली जो आपकी बिलोंग कर रही है सेट ए से। ए कोई सेट है क्या जिसमें एक्स वाई लाइंस, जो आपकी सेट क्या है? L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है जी, तो मैंने कहा L1 कोई है, बिलोंग्स कर रहा है ए में। L1 को कोई लाइन है जो बिलोंग कर रही है किसी सेट में, L ही सेट ले लीजिए इसको ना, उसने L दिया है तो हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, L में बिलोंग कर रहा है। क्लियर? L में क्या है? सभी नंबर ऑफ लाइंस हैं, जितनी भी एक्स वाई प्लेन में नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं सभी हैं। बट मैंने कहा L1 कोमा L1 बिलोंग्स करता है R के अंदर, तो इंप्लाइज दैट L1 क्या है? पैरेलल टू L1। ये साइन जो होता है जी पैरेलल का साइन होता है, दो बिल्कुल देखो रेलवे ट्रैक जैसे मैंने एक दो लाइन बनाई है इसमें, है ना। तो L1 इज पैरेलल टू L1। भाई जो लाइन होती है खुद से खुद को अभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो अगर कोई अकेली लाइन पड़ी है एक्स वाई प्लेन में तो वो तो हमेशा पैरेलल ही होती है जी, क्योंकि वो ना तो किसी को छेड़ेगी ना किसी को कट करेगी। ठीक है, किसी लाइन और अदर लाइन से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। सो वो आपकी क्या होती है? आपकी वो पैरेलल लाइन ही होती है। तो इंप्लाइज दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। यहां पर क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव हुआ जी। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक में क्या कहेगा ये? देखिए मैंने कहा लेट L1 कोमा L2 बिलोंग्स कर रहे हैं R के अंदर। अगर ये R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इंप्लाइज क्या है? जो L1 है वो पैरेलल है L2 के। L1 है पैरेलल L2 के। देख लीजिए मैंने कहा ये लाइन है कोई, ये L1 लाइन है और ये कोई L2 लाइन है जो कि पैरेलल है आपस में, है ना। अगर मैं कहूं L1 पैरेलल है L2 के, या मैं कहूं L2 पैरेलल है L1 के, बात सिमिलर है ना। अगर दो लाइन आपकी पैरेलल लाइन है तो ये तो भाई आपस में दोनों पैरेलल ही रहेगी, या तो बोल लीजिए कि L1 पैरेलल है L2 के, या बोल लीजिए कि L2 पैरेलल है L1 के। क्लियर? सो अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो हमेशा पैरेलल ही रहेंगी। तो L2 L1 कहां जाएगा? R के अंदर। क्यों? क्योंकि L2 भी पैरेलल होगा L1 के, तो इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक हो चुका है। बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए जी क्या कहता है। मैंने कहा L1 L2 L3 की तीन लाइनें जो कि सेट L से आ रही है, एंड मान लिया कि L1 कोमा L2 कहां है? R के अंदर बिलोंग कर रही है, एंड L2 कोमा L3 R के अंदर बिलोंग कर रही है। अब मैं यहां पे बांधता हूं एक लाइन L3 भी। मैंने कहा L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो अगर मैं बीच में से ये हटा दूं, ये मैं L2 हटा दूं बीच में से, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर मैं बीच में से L2 को हटा दिया तो क्या L1 पैरेलल है? नहीं जी, पैरेलल का मतलब क्या है कि L1 L2 आपस में कभी नहीं मिलेगी और L2 L3 आपस में कभी नहीं मिलेगी। जब L2 L3 और L1 L2 आपस में कभी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब L1 L3 भी तो आपस में कभी नहीं मिलेगी, वो उसका रिलेशन भी आपस में पैरेलल का ही है। तो इंप्लाइज दैट L1 L3 belongs to R, so it is transitive। So बच्चों, now
हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसने बोला फाइंड, हमें फाइंड करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो कि रिलेट करे किस लाइन से, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से रिलेट करे। अब रिलेट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको ऊपर एक रिलेशन दिया गया है। रिलेट करने का मतलब है कि आपको इस टाइप की लाइनें सेलेक्ट करनी है, आपको एक ऐसा सेट बनाना है कि उसमें आपकी वो लाइनें आए कि जो कि आपकी लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 है ना, उसके पैरेलल हो। आपने रिलेशन पढ़ा है कि L1 L2 आपके रिलेशन R में थे, कब, जब L1 पैरेलल टू L2। वहां पे तो उसने जनरल लाइन के बारे में बात की कि L1 और L2 दो लाइन है वो पैरेलल हैं। बट अब उसने कहा कि आपका कोई लाइन गिवन है आपको y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये आपको उसने लाइन दे दी गई है। उस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन है उनका कलेक्शन करना है और एक सेट बनाना है। अब हमें ये टास्क पूरा करना है। सो आइए बात करते हैं। ये टास्क पूरा करने के लिए देखो, आपने एक 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपने वहां पे पढ़ा होगा एक पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि क्या होती है, देखिए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं 11th क्लास का। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि होती है आपकी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या होता है, एक स्लोप होता है, और c क्या होता है आपका, एक इंटरसेप्ट होता है। ठीक है जी, ये आपका इंटरसेप्ट होता है। बट आपको ने वहां पे पढ़ा है कि अगर स्लोप आपका, मान लीजिए आपकी ये टू लाइन्स हैं, आपकी ये टू लाइन्स है आर पैरेलल, अगर ये दो लाइन आर पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ बोथ लाइन आर सेम। अगर स्लोप सेम होगा तभी लाइन पैरेलल होंगी। मान लीजिए ये आपकी वन लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है, इसका स्लोप दोनों का सेम नहीं है। अगर स्लोप सेम नहीं होगा तो इट मींस दैट दे विल इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट डेफिनेटली। क्लियर, सो आपकी जो लाइन होगी वो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेगी। तो जहां अगर उसने इंटरसेक्ट कर दिया तो पैरेलल की बात ही खत्म कर दी हमने वहां पे। बात समझ में आ रही है कि अगर लाइन का स्लोप सेम है तो इसका मतलब भाई दोनों लाइन ऐसे दोनों के आसपास से गुजर जाएंगी। बट अगर स्लोप एक दोनों का जो क्या है डिफरेंट है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगी। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको इस टाइप की सेट बनाना है लाइंस का जिनका स्लोप क्या होगा, जो गिवन लाइन है उसके बराबर होगा। सो आपके पास गिवन लाइन क्या है, वी हैव y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये आपकी लाइन गिवन है। तो इसमें अगर आप कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये क्या है आपका m, ये क्या है आपका m मतलब स्लोप, और ये क्या है आपका c इंटरसेप्ट। बट आपने कहा कि आपको ऐसी लाइन की सेट बनाना है जो कि जो आपकी गिवन लाइन है ये इसके पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो। सो पैरेलल का मतलब क्या है कि स्लोप चेंज नहीं होना है, इंटरसेप्ट चेंज हो सकता है। तो इंप्लाइज दैट वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसी होंगी भाई, पैरेलल होगी तो y इक्वल्स टू 2x तो आएगा ही आएगा पैरेलल होंगी तो। बट स्लोप आपका कुछ भी हो सकता है, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस सी कर दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सेट ऑफ लाइन होगा। सेट ऑफ लाइन कैसे बनेगा, c की वैल्यू क्या है जी, c की वैल्यू एक आर्बिट्रेरी है। जो आपका c है, c इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मान लो मेरी मर्जी आई, मैंने कहा 5 चूज करूंगा, मैं तो जो सी है मेरा, मैं तो 5 चूज करूंगा। अदर पर्सन ने कहा 5 क्यों चूज करूं, मैं तो 1 चूज करूंगा। क्लियर। सो क्या हो रहा है कि स्लोप तो लाइन का सेम चल रहा है बट लाइन की पोजीशन चेंज होती जा रही है। जैसे कि मान लीजिए हम बताते हैं, अगर ये आपका कोई एक्स वाई प्लेन है और इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं पहले 2x प्लस 4 को, अगर x 0 हुआ y की वैल्यू 4 और y 0 हुआ x की वैल्यू
अगर y 0 हुआ आपका तो x की वैल्यू -2, ये यहाँ पे ले लीजिए इसको। सो आपकी जो लाइन बनेगी वो इस टाइप से जाएगी। क्लियर? बट जैसे ही आपका इंटरसेप्ट चेंज होगा, इंटरसेप्ट चेंज होगा तो आपकी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, रहेगी पैरेलल, बट ऐसे ऐसे जो आपकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती जाएगी। अगर c की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 2x आएगा, जो कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी। और ये ऐसे ऊपर भी जा सकती है लाइनें। तो इसका मतलब जो भी सभी लाइनें गिवन लाइन के पैरेलल होंगी वो सभी कहाँ आएगी, सेट में आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल लाइन विच इज रिलेटेड टू गिवन लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। क्लियर हुई है बात? तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो स्लोप हमेशा सेम रहेगा। सो यहां से एक नोट लिख लेते हैं, हम एक नोट बना लेते हैं जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन आर पैरेलल है, देन स्लोप ऑफ these lines always same। क्या होगा, स्लोप हमेशा सेम होगा। अगर दो लाइन हमेशा पैरेलल है तो स्लोप हमेशा सेम होना ही होना है, आंख बंद करके देख लेना जी। क्लियर है? बट अगर मैं इसको 2 की जगह यहाँ पे 3 कर देता ना, तो लाइन का स्लोप एक का 2 होगा, एक का 3 होगा, सो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी। बट आपको ऐसी लाइनें चूज करनी है जो कि पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। स्लोप एक तरह से क्या होता है, ढलान होता है। अगर ढलान सेम होगा तभी तो लाइनें पैरेलल चलेंगी। एक का ढलान ज्यादा हो गया, एक का कम हो गया, तो लाइन टकरा जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपका वहां पे क्या हो जाएगा, लाइन का पैरेलल होना बंद हो जाएगा। सो क्लियर होगा यहां तक? नाउ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है, एमसीक्यू टाइप है, आपके 12th क्लास में आते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना जी। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करेंगे। चेक करना इसमें आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ही है, बट इसको हम थोड़ा एक वर्बली दिमाग में ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप वहां पे अपना टाइम बचा सकें। और टेक्निक में आपको देता रहूंगा, जो मैं सोचूंगा उस तरीके से सोचना बस। अब देखिए जी, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है, गिवन सेट क्या है आपका 1 2 3 4, गिवन सेट क्या है 1 2 3 4, और आर रिलेशन क्या है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 एंड 3 3 एंड 3 2। ये आपका रिलेशन आर है। हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। क्लियर? सो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या है, सेम से सेम रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन सेम होना चाहिए तो हम किस टाइप का रिलेशन होना चाहिए इसमें, 1 1 2 2 3 3 4 4, दैट्स ऑल। रिफ्लेक्सिव के लिए बस इतना ही। सो 1 1 है जी, 2 2 है जी, 3 3 यस, 4 4 यस। हर एक एलिमेंट का आपस में रिलेशन है, जो गिवन सेट है उसका हर एक एलिमेंट का आपस में रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया जी। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बी आर के अंदर होना चाहिए। तो ए बी मान लो हमने चूज किया 1 2, 1 2 है तो 2 1 भी सेट के अंदर होना चाहिए। सो हमने कहा लेट के हमें गिवन ही है 2 1 बिलोंग्स टू आर है, बट सॉरी 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो ये इंप्लाइज दैट क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव का मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, सो ए सी भी आर के अंदर होना चाहिए, सो द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट। क्लियर? देखिए 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 भी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए 2 2 2 2 का रिलेशन कहीं और 2 से बन सकता है, नहीं बन सकता, छोड़ दीजिए इसको। 1 1, बल्कि जो सेम रिलेटेड है ना उसको तो हम छोड़ ही देते हैं, सेम वाले की बात नहीं करते।
1 3 देखिए जी, 1 3 1 3 के बाद क्या है 3 2 1 3 3 2, तो 1 2 सेट के अंदर है, हाँ जी 1 2 सेट के अंदर है। सीमेंट उसमें जो ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो ऐसे जैसे हमने, तो 1 3 और 3 2 ही क्यों चूज किया मैंने, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट सेम है। सो इसका जो ये एलिमेंट है ना फर्स्ट एंड फोर्थ, ये भी सेट के अंदर होना चाहिए, तो 1 2 जो बनाएगा तो 1 2 सेट में है। क्लियर है? सो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे आप देखते ही टिक कर देंगे। तो देखिए जी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है जी रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है जी यहां तक? नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लियर? सॉल्यूशन देखिए जी इसका क्वेश्चन का, पहले बात करते हैं, इसने कहा n क्या है, n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो मतलब जो n के अंदर एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 अप टू शो ऑन। ठीक है जी, ये एलिमेंट्स आएंगे और रिलेशन इसने डिफाइन कैसे किया, ए बी टाइप के एलिमेंट है, ए और बी कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। अब उसने और कंडीशन दी है कि a इक्वल्स टू क्या है, b माइनस 2 है, a की वैल्यू क्या है कि b माइनस 2 एंड b की वैल्यू क्या है 6 से बड़ी, ग्रेटर देन 6, b इक्वल्स टू क्या है ग्रेटर देन 6। सो b इज ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है कि b आपका कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। सो 6 से बड़े बड़े नेचुरल नंबर उठाने हैं हमें, तो जो b की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी जी, देखिए थोड़ा लिख लेते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b, b की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या होगी 7 8 9 10 अप टू शो ऑन, आगे तक कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि उसने कहा 6 से बड़ा है। अब 6 से बड़ा तो जो नेचुरल नंबर आएगा वो 7 ही आएगा ना, अगर इसमें इक्वल टू का साइन भी होता तो हम 6 भी काउंट करते, बट 6 से बड़ा बोला है तो 7 से स्टार्ट होगा। क्लियर है जी? अब उसने पूछा कि इसमें जो आपको ये ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट आर के अंदर जाएगा। क्लियर? सो पहले हम डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी ऑप्शन से छुटकारा पा सकें। भाई भीड़ है, भीड़ में से हम कुछ कम कर देंगे बंदे तो हमें ज्यादा सांस आएगा ना वहां पे। क्लियर है? सफोकेशन कम होंगी, तो सफोकेशन हटाने के लिए पहले हम बात करते हैं। देखिए इसने कहा 2 और 4 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, पहला एलिमेंट ए है दूसरा एलिमेंट बी है। ठीक है, पहला एलिमेंट ए, जैसे इसने सेट में दिया है आर में, ए क्या है पहला एलिमेंट है, बी क्या है दूसरा एलिमेंट है। क्लियर? सो बी पे कंडीशन है कि 6 से बड़ा बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा ग्रेटर देन 6, तो भाई 4 का क्या काम है यहाँ पे, 4 का कोई काम नहीं है क्योंकि b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है और b की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर्ड पेयर b इज 4, तो ये गलत बात है ना, पहले बता रहा है 6 है, 6 से बड़े बड़े हैं, अब यहाँ पे 4 रख दिया तो ये तो कभी पॉसिबल आंसर नहीं होगा। अब ये देखिए बी सी और डी में क्या दिया गया है कि b की वैल्यू क्या है 8 8 7 8 8 7। सो हम पहले 8 पे बात कर लेते हैं, एट b इक्वल्स टू 8, जब b की वैल्यू 8 है तो इस इक्वेशन में रख दीजिए यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a क्या आएगा, इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू b माइनस 2, तो इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या रखी 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। सो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना 6,8। ढूंढिए जी सेट में है 6,8, या बिल्कुल है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जी 6,8 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 8 रखने पे 6 मिला, ये कह रहा है कि 8 रखने पे 3 मिलेगा, इसको भी यहां से हटा दीजिए। इसने कहा 8 रखने पे 6 मिला, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 8 रखने पे 6 ही मिला है। फोर्थ क्वेश्चन और चेक कर लीजिए, एट b इक्वल्स टू 7, b की वैल्यू अगर 7 है तो a की वैल्यू क्या जाएगी 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा आपका 5,7। बट ये क्या कह रहा है अगर 7 रखूंगा तो 8 आएगा, तो ये भी गलत बात है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है इसका आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है जी? आ रही है बात समझ में? यहां पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश होती है।
नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है हर बार। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।